नमस्कार दोस्तों। वापस से एक 10 मार्क के क्वेश्चन को कैसे लिखना है उस पर चर्चा करेंगे आज हम। दो या तीन क्वेश्चंस लेंगे कि किस तरीके से इवन कितने मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स कैसे फेच किए जा सकते हैं। एक्चुअली देखो, चूंकि अभी इंडिया रूस एक बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इंडिया रूस का भी एक समिट भी हुआ है जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो इंडिया रशिया ही लिया है। ऑल्दो उस टाइम पे ये जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में था कि एट प्रेजेंट हैज द डस्ट सेटल्ड ऑन इंडिया रशिया रिलेशन कमेंट। इट वाज आस्किंग कि भाई क्या ये मतलब ठंडे बस्ते हो गए हैं कि भाई अब कुछ खास संबंध जमा नहीं है, क्योंकि धूल जमने का, डस्ट सेटल्ड होने का मतलब है कि वहां पे एक्टिविटी नहीं है, चीज रखी हुई है, पुरानी होती जा रही है तो उसके ऊपर धूल जमती जाएगी। तो पहले तो इसको समझो, क्वेश्चन का पर्पज ये है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भारत और रूस के संबंध ठंडे पड़ गए। अब आपको इस पर कमेंट करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्कस का। इन सब जो इतने डायरेक्टिव वर्ड्स हैं इनके लिए अलग से वीडियो बनाया मैंने, तो इस पर नहीं चर्चा करूंगा। अब सीधे बात करते हैं कमेंट कैसे। देखो, शुरुआत हमने किसी से भी किसी भी लाइन से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहां से शुरुआत की और बताया 1917 के बाद से ऐसा बहुत स्ट्रांगनेस शुरू हुई है। फिर मैंने बताया कि आलोचकों ने कहा है कि धूल पड़ चुकी है, और फिर मैंने बताया क्योंकि ये टर्म इंपॉर्टेंट है। क्योंकि का मतलब मैंने यहां से शुरू किया, मैंने सपोर्ट किया इस बात को। जो पहला स्टेटमेंट है, जो कमेंट में जो स्टेटमेंट दिया, मैंने उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये बात सही है कि संबंधों पे धूल जम चुकी है। क्योंकि पहला, यूएस के साथ प्रगाढ़ संबंध हो गए, उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि दूसरा सबसे बड़ा विक्रेता हथियारों का भारत को कौन है, यूएसए। सेकंड मैं बता दूं कि अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद, क्योंकि आप ये समझो कि रशिया के साथ हमारा साम्यवादी और जो समाजवादी, मुख्य रूप से समाजवादी, ऑल्दो उसका बेस साम्यवाद था, तो वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी फोकस हमारा, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का देखें तो समाजवाद की तरफ, साम्यवाद की तरफ था। लेकिन अब ऐसा देखा जाता है कि इंडिया ने जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद एक तरीके से अपनाया हुआ है। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, ये प्रधानमंत्री साहब का कहना भी है, कथन भी है। तो यहां पे सेकंड एग्जांपल लिया। तो फिर एक तो पहले है साझेदारी। अब यूएसए का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि यूएस और रशिया जो है वो ही सबसे बड़े काउंटर कंट्रीज हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए। इवन आज भी चाइना यूएस का अगेंस्ट है, बट स्टिल रशिया को ही बड़ा काउंटर माना जाता है डिफेंस और उन सब चीजों में। रशिया बिल एक होता है ना, एक पारंपरिक विरोधी, रशिया पारंपरिक विरोधी यूएस का। ठीक है, आज की तारीख में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रूप में चाइना यूएसए का विरोधी हो सकता है, बट ओपनली नहीं आता रशिया। कभी आपने नोट किया होगा, ओपनली चीन बहुत आसानी से नहीं आता यूएसए के अगेंस्ट, ओपनली नहीं आता। जब तक यूएसए उसकी किसी पर्सनल चीज में इन्वॉल्व नहीं होता तब तक चाइना यूएसए के अगेंस्ट नहीं आता है, बट रशिया ओपनली आता है। तो यही डिफरेंस है। तो इसलिए पहले दो पॉइंट बिल्कुल हिट। तीसरी चीज, एजुकेशन सेक्टर में भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो फोकस करने लगे। ऐसे ही और भी दो तीन है कि भाई हमने नियोजित विकास व्यवस्था, एक्चुअली प्लान्ड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हुई थी। तो जब हम आजाद हुए थे तब हमने ये प्लान्ड इकोनॉमी की बात की थी, बट 2013-14 योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग लगाया गया। तो उसका जो सिस्टम है वो क्या, इसका मतलब हमने प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो छोड़ दिया। अब हम अपने तरीके से, ऑल्दो प्लान्ड एज ए कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, बट क्योंकि नीति आयोग भी प्लान्ड ही, हर चीज प्लान्ड ही होती है ऐसा नहीं है, लेकिन हमने उस व्यवस्था को छोड़ दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो ट्रेड है दैट इज वेरी लेस, $US 10 बिलियन, इट इज वेरी लेस। एंड इन उसमें भी 80% नहीं है, 67% है। तो ध्यान रखना, अराउंड 70% लिख सकते हो। वो किसका है, हथियारों का, और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। S-400 ट्रायम्फ अभी अपन ने ले लिया, वो बात अलग है, उससे थोड़ा सा बढ़ गया होगा, बट ओवरऑल अब देखो यहाँ ये 5 पॉइंट लिखे मैंने, ठीक है, लेकिन इसके बाद मैंने लिखा परंतु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं करते। इसकी जगह आप कुछ और लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और रशिया बहुत मतलब मजबूती से एक दूसरे को साझेदार के रूप में मतलब हेल्प कर रहे हैं। जैसे डिफेंस हो गया, S-400 ट्रायम्फ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर स्पेस सिस्टम हो गया वहां पे, ठीक है। उसके अलावा अभी आप लोग तो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। हम लोग के टाइम पे उतना इस तरीके से नहीं था, तालिबान आ गया है। जैसे उसी साल हमने 70वीं वर्षगांठ मनाई थी एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप्स की, ठीक है।
उसके साथ साथ सबसे बड़ा रक्षा उपकरण का विक्रेता है INS विक्रमादित्य, INS चक्र, कश्मीर मुद्दा, ठीक है। उसके साथ साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कई सारे होते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उसका नाम लिख देना, ठीक है, तो नाम लिख देना, एग्जाम्पल बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल लिखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक व वित्तीय की सहायता, कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी है, और ऐसे वापस से छठा और सातवां पॉइंट। तो मैंने फोकस किस चीज पे किया है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि नहीं धूल नहीं जमी है, मैंने 7 पॉइंट लिखे उस चीज के। तो मेरा प्रेफरेंस क्या कह रहा है कि भाई अभी भी संबंध प्रगाढ़ है। और कंक्लूजन देखना, कंक्लूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। वस्तुतः संबंधों में धूल नहीं जमी है, बल्कि भारत ने अपने संबंध विस्तृत किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में उस साल जब रशिया इंडिया की समिट हुई थी, उन्होंने कहा था, वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन 2 न्यू फ्रेंड्स। एंड ये पुराना दोस्त कौन है? रूस है। तो ये जो लाइन है ना, ये कंक्लूड करती है सारी चीजों को। अब अपन पूछते हैं ना कि सर करंट अफेयर्स कैसे यूज है, ये करंट अफेयर्स का यूज है यार, ऐसे करंट अफेयर्स यूज किए जाते हैं। करंट अफेयर्स के कोई डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आता है यार, में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आरपीएससी इस लेवल पे नहीं उतरेगा कि आज अभी जो समझौता हुआ उसमें क्या बिंदु थे। यूपीएससी जा सकता है, आरपीएससी अभी नहीं जाएगा। आरपीएससी बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा इन रिलेशंस में, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी में भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इट कैन कम एनी टाइम, कभी भी ये सवाल आ सकता है, और इसने सीधे सीधे कैन पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बताना होगा, इसके आगे यहाँ पे डिस्कस भी लिख सकता है, कमेंट भी लिख सकता है, एनालाइज भी लिख सकता है, क्रिटिकली एनालाइज भी लिख सकता है, ठीक है। इन्यूमरेट तो नहीं आएगा इसमें, तो ये 4-5 बिंदु आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अपन ने शुरुआत कहां से की कि भाई बिम्स्टेक एक्चुअली क्या है। इसने पूछा ना क्या बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है, तो पहले बताना पड़ेगा बिम्स्टेक क्या है भैया। तो बिम्स्टेक अपन ने बता दिया कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और जो इकोनॉमिक और टेक्निकल क्षेत्र में डेवलपमेंट करती है। फिर मैंने कहा देखो, हाँ बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है, क्योंकि पॉइंट बता दिए साहब, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ठीक है। बिम्स्टेक की खूबियां बता दी, ठीक है। और ये देखो पॉइंट गिनते जाओ, ये विकल्प क्यों हो सकता है वो अलग चीज है, और ये ध्यान रखना बिम्स्टेक की खूबियां अलग चीज है। तो ये सब मैंने अंतर बताया है ये। अच्छा तुम्हें समझा देता हूं, जैसे देशों के बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है क्योंकि सार्क की कमियां, यहां देखो यहां क्या लिखा है मैंने, सार्क की कमियां। तो ये पहले मैंने क्या गिना है, सार्क की कमी गिनाई है, फिर मैंने बिम्स्टेक की अच्छाइयां गिनाई है। वापस से क्वेश्चन समझो, उसने पूछा बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है क्या, तो इसमें 2 डायमेंशन बनते हैं। पहले तो बताओ कि सार्क में कमी क्या है, फिर बताओ कि बिम्स्टेक की अच्छाई क्या है, ठीक है। और फिर उसके आगे कहानी करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1-2 पॉइंट देखो कि द्विपक्षीय विवाद है, बिग ब्रदर सिंड्रोम है, ये एक टर्म है, IR में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। पाकिस्तान का डीलर लेवलिया मोटर वाहन समझौता, कई सारे ऐसे समझौते जो एक्चुअली पाकिस्तान ने नहीं करने दिया। FTA जो सार्क का अटका पड़ा, उसका कारण पाकिस्तान है बहुत मेजर रूप से। उसके अलावा सीमा पार आतंकवाद है, ठीक है। इस्लामाबाद सार्क समिट जो थी उसे स्थगित कर दिया गया था, उस टाइम की करंट की न्यूज़ है ये, ठीक है। तो ये अब देखो 16 की करंट की न्यूज़ है, तो ये आपको पता रखना पड़ेगा। ये आपको इस तरीके की चीज़ें ना एड ऑन्स होती है, यही एड ऑन है, ये याद रखना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ना कि अरे करंट पढ़ा ही नहीं कैसे होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा करंट पढ़ते रहो। और करंट पढ़ने में संसद टीवी जो बोलता हूँ उसमें ये सब चीज़ें चर्चाएं में आती है, वहाँ वो बोलते हैं कि उस साल भी ऐसा हुआ था, तो आपको सुन के याद रखना है, ठीक है। फिर अपन ने बिम्स्टेक की खूबियां बता दी, कोई विशिष्ट सीमा विवाद नहीं है, सामूहिक विकास है, बिग ब्रदर सिंड्रोम का अभाव है, एक्ट ईस्ट नीति में कारगर, और इसको उन्होंने गुड वन भी लिखा है। साफ साफ मैंने फिर पाकिस्तान का अभाव भी लिखा है, एक ही क्षेत्र बंगाल गाड़ी से जुड़ाव। बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है जिसका अप्रत्यक्ष स्वीकृति गोवा में ब्रिक्स समिट में बिम्स्टेक देशों को बुलाकर की गई। लेकिन अब देखो लास्ट में कंक्लूजन, हमें यहां ध्यान रखना होगा कि भारत का संपूर्ण सम्यक समावेशी सुरक्षित विकास तभी संभव है जब हमारे पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधरे। इससे एंड में मैंने कहा कि ठीक है विकल्प तो हो सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि सार्क की इंपॉर्टेंस सार्क की बनी रहे और बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस बिम्स्टेक की बनी रहे। क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर इंडिया को चाहिए
तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन सुधारने ही होंगे, नहीं तो हमेशा इस तरीके की अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी ना। वो किसी ना किसी तरीके से आपकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, आपका जो डिफेंस स्टेटस है, आपका जो पॉलिटी है, वो किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करता ही रहेगा अल्टीमेटली। तो इसलिए आई होप ये बात क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। नंबर ठीक ठीक मिले हैं, इसमें 6.5 नंबर मिले हैं और इसमें कितने मिले हैं, इसमें 7 नंबर मिले हैं, तो दे आर सेटिस्फाइड, मैं ये 6.5 मान के चलता हूँ। और हाँ, ये भी 6.5 नंबर लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है। और पॉलिटी का कर लेंगे एक क्वेश्चन, चलो पॉलिटी हल्का सा बता देता हूँ। इसने पूछा है कि गिव योर व्यूज, व्यूज मतलब आपको अपना अल्टीमेटली ओपिनियन बताना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज एंश्रेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू दे मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट। समझ रहे हो, तो अल्टीमेटली एनालाइज ही करना है कि इज इंडिया ए सेकुलर स्टेट, सिंपल, इसको एनालाइज करना है। तो इसी क्वेश्चन को इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया, 5 और अलग तरीके हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन ने क्या बताया कि संविधान की प्रस्तावना प्रतिनिर्पेक्ष शब्द है, भाग 3 में यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत, तो क्योंकि इसने कहा है ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जब बात की इसने, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस किस चीज की फ्रीडम है। तो अपन ने बता दिया यहाँ पे हाँ हाँ इस चीज की फ्रीडम है, इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकता है, ये सारी चीजें। अब ये देखो, सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक दिल्ली का एक विवाद हुआ था, ठीक है, एक हाँ शायद ये माइनॉरिटी कॉलेज है, तो उसको राइट दिया हुआ है। अब आलोचकों को कहना है कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि, तो यहाँ पे मैंने 2 या 3 पॉइंट है, 4-5 चीज लिख दी। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ धर्मविहीन राजनीति को त्यक्त कहा जाता है, गांधी जी ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से है। दूसरी ओर धार्मिक अलगाव सर्वधर्म संभाव में बदलता है, ये देखो, ये राधा कृष्णन साहब का स्टेटमेंट है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस स्वरूप में भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि पूरा संविधान पढ़ने के बाद भी हमें यह ज्ञात नहीं होता कि भारत को का राज्य धर्म क्या है। इसकी पुष्टि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भी कर दी गई प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया तुम्हें किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है। 6.5 नंबर है, एक्चुअली 6.5 नंबर अच्छे हैं, क्योंकि जो पूछा है वो अपन ने हिट किया है, समझ रहे हो। अब देखो, बार बार मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे इस 3 क्वेश्चन में 30 नंबर में से 6 दूनी 12, 12, 13, 13 और 7 कितने, 20 नंबर है, 30 में से 20, तो 66% मार्क्स ले आया मैं। अब अगर मैं कोई 5 नंबर को क्वेश्चन एज इट इज छोड़ भी रहा हूं, तो भी मेरे 35 में से 20 मार्क्स हैं, विच इज मोर देन 50%, बस यही समझना है। इसलिए कोशिश करो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से करने की, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और बहुत अच्छे से लग के जम के पढ़ाई करो, बाय।